हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भय का सफ़र यूट्यूब चैनल में, जहां हम आपको सुनाते हैं दिल को दहला देने वाली डरावनी सच्ची कहानियां। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं 25 साल का था जब मैं अपने पुराने सबसे करीबी दोस्त अजय के घर पर एक हैलोवीन पार्टी में शामिल हुआ था। अजय की मौत 2014 में हेरोइन की अधिक मात्रा से हो गई थी। मृत्यु से पहले वह हर साल अपने घर पर भव्य और डरावनी हैलोवीन पार्टियां आयोजित करता था, क्योंकि उसके माता पिता हर साल अपने दोस्तों की पार्टी में शामिल होने के लिए दिल्ली उड़ान भरते थे। अजय को हैलोवीन का जुनून सवार था, इसलिए उसका पूरा घर खौफनाक सजावट से भरा हुआ था। ऐसे भयानक सामान जिन पर उसने ढेर सारा पैसा खर्च किया था। यह बात हम सभी को अच्छी तरह पता थी। उसने कार्डबोर्ड की विशाल दीवारें खड़ी की थीं और उन्हें भूतिया वॉलपेपर से ढककर एक डरावनी भूल भुलैया का रूप दिया था। मैं इस कहानी को PG-13 रेटिंग में रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं गांजा, शराब, LSD और सेक्स की बातों को छोड़ दूंगा और सीधे उस हिस्से पर आऊंगा जहां सब कुछ भयावह और खतरनाक हो गया। मैं ये मानता हूं कि हमारा दिमाग उस रात सही हालत में नहीं था। हम में से कोई भी पूरी तरह होश में नहीं था। अजय की पार्टियों में आने वाला हर शख्स जानता था कि वहां क्या क्या होता है। मैं, अजय और कुछ अन्य लड़के, विक्की, राहुल और समीर, ऊपर अजय के कमरे में बैठे हुक्का पी रहे थे। तभी हमें नीचे से दो जोरदार स्थिर धमाकों की भयानक आवाज की सुनाई दी। अजय घबराहट में लड़खड़ाते हुए दरवाजा खोलने के लिए दौड़ा ताकि यह देख सके कि नीचे क्या भयंकर घटना हो रही है। वहां से लड़कों और लड़कियों की चीखें गूंज रही थीं, जो मेरे कानों में आज भी साफ गूंजती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे नीचे लोगों की भीड़ अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रही हो। उनकी आवाजें खून जमा देने वाली थीं। हम सब ने एक स्वर में अजय को चिल्लाकर वापस अंदर आने और दरवाजा बंद करने को कहा। नशे की हालत में भी हम सब समझ गए थे कि कुछ बहुत गलत और डरावना हो रहा है। अजय तेजी से वापस भागा और दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन चुपचाप ताला लगाते हुए उसकी सांसें तेज चल रही थीं। जब वह हमारी ओर मुड़ा तो उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसने अभी अभी किसी की हत्या होते देखी हो। आंखें फैली हुई, चेहरा पीला पड़ गया था। तूने क्या देखा? नीचे क्या हो रहा है? हम सब उस पर चिल्लाए। हमारी आवाज में डर साफ झलक रहा था। उसने हमें कुछ और कहने से पहले छिपने का आदेश दिया। उसकी आवाज में वह खौफ था जिसे हम सब समझ गए। अब सवाल पूछने का समय नहीं था। अजय ने कमरे की लाइट बंद कर दी और राहुल के साथ अलमारी में छिप गया, जबकि मैं समीर के साथ बिस्तर के नीचे घुस गया और विक्की स्टोरेज बॉक्स में छिप गया जैसे कोई भूत से बचने की कोशिश कर रहा हो। नीचे से तेज कान फाड़ने वाला संगीत अचानक बंद हो गया और फिर एक बड़े गुस्से से भरे आदमी की चीख सुनाई दी, जो सबको चुप रहने का हुक्म दे रहा था। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक बदकिस्मत लड़की ने डर और सदमे में एक तेज चीख मारी और फिर एक और जोरदार धमाका हुआ। उसके बाद मृत्यु जैसा सन्नाटा छा गया। वह आदमी फिर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज अब और भयानक लग रही थी, लेकिन मैं ठीक से सुन नहीं पाया और मुझे बिल्कुल याद नहीं कि वह क्या चिल्ला रहा था। मेरा दिमाग उस खौफ में डूब चुका था। अब तक हमें दो अन्य पुरुषों की गहरी भयावह आवाजें भी सुनाई दी। घर में कम से कम 3 घुसपैठियों की मौजूदगी की पुष्टि हो चुकी थी, लेकिन हमारे लिए यह अनुमान लगाना असंभव था कि और कितने हो सकते थे। तभी हमें सीढ़ियों पर भारी जूतों की थपथपाहट सुनाई दी। हर कदम के साथ खौफ बढ़ता जा रहा था। वे गलियारे में आधे रास्ते तक आए और हमारे कमरे के दरवाजे के ठीक बाहर रुक गए। दूसरी तरफ खड़े घुसपैठिए ने दरवाजे का हैंडल घुमाने की कोशिश की, लेकिन जब उसे पता चला कि यह ताला लगा हुआ है तो उसने अपने कंधे से दरवाजे पर जोर जोर से धक्के मारने शुरू कर दिए। हर धक्के के साथ दरवाजा चरमराता था और हमारी सांसें अटक रही थीं। कई नाकाम कोशिशों के बाद हैंडल पर कुछ गोलियों की तेज, कानों को चीरने वाली आवाजें सुनाई दी, जो ताला तोड़ने के लिए काफी थीं। दरवाजा एक झटके में खुल गया। गोलियों की आवाज के बाद नीचे से रोने और चीखने की आवाजें आईं। फिर एक भयानक सन्नाटा छाया और उसके बाद एक और गोली की गड़गड़ाहट ने हवा को और भारी कर दिया।
मैं और अजय अपने मुंह पर हाथ रखे सांसों को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। हमारा शरीर कांप रहा था। मैंने बिस्तर से लटकते पारदर्शी कपड़े के पीछे से देखा। काले जूते और फटी डेनिम जीन्स पहने एक शख्स अलमारी की ओर बढ़ा। उसके कदमों में एक भयानक ठंडक थी। उसने अलमारी का दरवाजा खोला। मैं सुन सकता था कि अजय उस घुसपैठिए से अपनी जान की भीख मांग रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी और वह ढेर सारा पैसा देने की पेशकश कर रहा था अगर वह हमें छोड़ दे। अजय ने खुद को घर का मालिक बता दिया। तब उस घुसपैठिए ने उसे नीचे जाने का हुक्म दिया। उसकी आवाज में एक खतरनाक शांति थी। हम बाकी लोग अपनी जगह पर ही जमे रहे, डर से सांसें रोककर। शायद राहुल अजय के साथ नहीं पकड़ा गया था। हम बिस्तर के नीचे कांपते हुए, डरे हुए छिपे रहे। हमारे दिल तेजी से धड़क रहे थे। नीचे से लगभग सन्नाटा था, सिवाय अजय की घुसपैठियों से धीमी बातचीत के। लेकिन उनकी बातें इतनी धीमी थीं कि हम कुछ भी समझ नहीं पाए। ऐसा लगा जैसे 20 मिनट तक वह खौफनाक सन्नाटा और अनिश्चितता हमें निगल रही थी। फिर अचानक मुख्य दरवाजा जोर से बंद हुआ और अजय दौड़ता हुआ ऊपर आया। उसकी सांसें फूल रही थीं। उसने हमें बताया कि वे चले गए थे। मेरे जीवन का सबसे डरावना और खौफनाक पल तब था जब मैं नीचे लिविंग रूम में गया और वहां 2 लाशें देखी। उनके सिर में छेद थे जहां से खून की धार बह रही थी, फर्श को लाल कर रही थी। नेहा और राकेश, 2 अच्छे दोस्त जिनकी याद मुझे आज भी सताती है। पुलिस के आने पर क्या हुआ इसके विवरण मैं नहीं दूंगा, लेकिन घर में गांजे की तेज गंध होने के बावजूद पुलिस उन नकाबपोश लोगों को ढूंढने में ज्यादा दिलचस्पी रखती थी जिन्होंने 2 मासूम कॉलेज छात्रों की जान ले ली थी। हाँ, अजय ने हम चारों को, जो उसके कमरे में छिपे थे, बताया कि कुल 4 घुसपैठिए थे। सभी काली टोपी, वेंडेटा मास्क, लंबे कोट और दस्ताने पहने हुए थे, जैसे किसी डरावनी फिल्म के किरदार। उन्होंने 1 लाख रुपए नकद की मांग की और जब अजय यह नहीं दे सका तो उन्होंने उससे अपने सबसे कीमती सामानों से उनका खाली बोरा भरने को कहा। कमरे में बंधक बनाए गए सभी मेहमानों को भी अपने बटुए उस बोरे में डालने के लिए मजबूर किया गया और फिर गोलियां चलीं। इस घटना के बाद अजय पूरी तरह टूट गया। वह बहुत ज्यादा शराब पीने लगा, एक शराबी बन गया। उसने स्कूल जाना बंद कर दिया और आखिरकार पढ़ाई छोड़ दी। उसने मेथ और हेरोइन जैसे भारी नशे शुरू कर दिए। घटना के बाद मेरी उससे एक बार गहरी बात हुई थी और वह उस दिन पहले से कहीं ज्यादा वास्तविक और टूटा हुआ लगा। उसने आंसुओं के साथ हाथ में पाइप ली कहा कि वह हर पल उस दर्द में जीता है कि उसकी वजह से उसके 2 सबसे अच्छे दोस्त मरे। अजय की जुलाई 2014 में हेरोइन की अधिक मात्रा से मौत हो गई। उस घटना के 1 साल भी नहीं बीते थे। यह मेरा पहला हैलोवीन था जब मैं अपने माता पिता से दूर अपने घर में रह रहा था। मैं एक छोटे से कोने के घर में रहता था जिसमें एक बेसमेंट था लेकिन ऊपरी मंजिल नहीं। इस घर का आधा पैसा मेरे माता पिता ने दिया था। रात 11 बजे कौन हो सकता है? अब तो ट्रिक ऑनर ट्रीट करने वाले बच्चे भी नहीं होंगे। मुझे पूरा यकीन था कि यह कोई देर रात का हैलोवीन शरारती होगा जो दरवाजा बजाकर भाग जाता है। मैंने एक पल ठहरकर खिड़की से पोर्च की ओर देखा। कोई नहीं था। हाँ, ये वही शरारती बच्चे थे। मैं वापस बैठ गया, ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। भाग जाओ यहां से, मैंने गुस्से में चिल्लाया। मैं इन शरारती बच्चों के मूड में बिल्कुल नहीं था। उन्होंने मेरी बात को अनसुनी कर दिया और अब सिर्फ दस्तक नहीं बल्कि जोर जोर से धक्के मारने लगे, जैसे कोई भूत दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। मैं गुस्से से भरा हुआ उठा और दरवाजा खोल दिया, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने जूते पहने और बाहर निकलकर झाड़ियों में बच्चों को ढूंढने लगा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। न झाड़ियों में, न मेरी कार के पीछे, न सड़क के उस पार। मैं थक गया था और उनकी इस मस्ती का हिस्सा बनने का मूड नहीं था। मैं अंदर गया, दरवाजे को डबल लॉक किया और अपने बेडरूम में चला गया। वहां भी दरवाजा लॉक कर लिया, शायद अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए। टीवी की आवाज के बावजूद मैं उन मूर्ख बच्चों के लगातार दरवाजे पर धक्कों की डरावनी आवाज सुन सकता था। मैं पुलिस को फोन करने के बहुत करीब था ताकि उन्हें भगा सकूं, लेकिन इससे मेरा घर अंडों या टॉयलेट पेपर से गंदा हो सकता था।
और यह विचार मुझे और परेशान कर रहा था। वे धक्के असहज रूप से लंबे समय तक चलते रहे, आधे घंटे से भी ज्यादा। मुझे लगा कि ये बच्चे शायद YouTube के लिए कुछ रिकॉर्ड कर रहे होंगे और मेरे रिएक्शन के लिए बेताब होंगे, लेकिन मैं उन्हें यह मौका देने वाला नहीं था। किसी वक्त मैं टीवी चालू रखते हुए सो गया, लेकिन फिर दस्तक की आवाज से जाग गया। घड़ी देखी, सुबह के 2 बज रहे थे। ये बच्चे अभी तक कैसे लगे हुए थे, ये सोच मेरे दिमाग को चकरा रही। मैंने टीवी बंद किया और कुछ पलों के लिए कान लगाकर सुना। मेरा दिल पूरी तरह रुक गया जब मुझे एहसास हुआ कि दस्तक मेरे मुख्य दरवाजे पर नहीं, बल्कि मेरे बेडरूम के दरवाजे पर हो रही थी। मैं बिस्तर से उछलकर उठा, पागलों की तरह कमरे में कुछ हथियार ढूंढने लगा। अब वे जान गए थे कि मैं जाग रहा हूं। वे दरवाजे का हैंडल घुमा रहे थे, दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये कोई बच्चे नहीं थे, यह एक डरावना सच था। किसी चमत्कार से मुझे एक तरकीब सूझी। ये जोखिम भरा था, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने अपने स्पीकर सिस्टम का रिसीवर चालू किया, अपने आईफोन को जोड़ा, YouTube ऐप खोला, 45 गन शॉट साउंड इफेक्ट टाइप किया, वॉल्यूम पूरा बढ़ाया और प्ले दबाया। स्पीकर से गोली की तेज आवाज गूंजी। यह इतनी वास्तविक लग रही थी कि मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए। पहली गोली के बाद मैंने वीडियो पॉज किया और चिल्लाया, यह चेतावनी थी, अब चले जाओ वरना मैं तुम्हारे सिर में गोली मार दूंगा। और यह काम कर गया। मैंने लकड़ी के फर्श पर 2 जोड़ी पैरों की भागने की तेज आवाज सुनी, जो मुख्य दरवाजे से बाहर निकल गए। मैंने एक पल रुका, फिर अपने बेडरूम का दरवाजा खोला और बाहर झांका। वे जा चुके थे, लेकिन मुख्य दरवाजा खुला छोड़ गए थे, जैसे कोई भूत या संदेश। मैंने जल्दी से उसे बंद किया, पुलिस को फोन किया, और यहीं मेरी यह डरावनी कहानी खत्म हुई। मैं सचमुच कभी भी हैलोवीन का बड़ा शौकीन नहीं रहा, शायद इसलिए कि मैं बचपन में दोस्तों के बिना बड़ा हुआ। 10 साल की उम्र के बाद मैं अपनी माँ के साथ जाने का बहाना नहीं बना सकता था। पिछले हैलोवीन में मैं 16 साल का था। मेरी एक छोटी बहन है जो सिर्फ 9 साल की है, तो मेरी माँ उसके साथ ट्रिक ऑनर ट्रीटिंग के लिए गई थी। मेरा एकमात्र अच्छा दोस्त रोहन पहले से ही व्यस्त था और मैं उस पर बोझ नहीं डालना चाहता था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि इस साल मैं ट्रिक ऑन एयर ट्रीटिंग नहीं करूंगा। मेरे अंदर खुशी का एक छोटा सा विस्फोट हुआ जब मेरी माँ ने मुझे घर पर रुककर बच्चों को कैंडी बांटने के लिए कहा। अब मुझे लगा कि मेरे पास एक काम है जिसके लिए मुझे अकेले ट्रिक ऑन एयर ट्रीटिंग करने की जरूरत नहीं थी, जैसे कोई हारा हुआ। माँ अपनी बहन के साथ शाम 6 बजे निकली। काम से घर आने के लगभग 1 घंटे बाद उसने मुझे बताया कि वह 9 बजे तक लौट आएगी। मैं लिविंग रूम में सोफे पर आराम कर रहा था, AMC पर डरावनी फिल्मों का मैराथन देख रहा था और बीच बीच में दरवाजा खोलकर बच्चों को कैंडी दे रहा था। तभी किचन का फोन बजने लगा। रिंगर इतना तेज था कि मैं सचमुच उछल पड़ा। यह एक डरावनी फिल्म का सीन जैसा लग रहा था। मैंने फोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ कुछ हलचल और पृष्ठभूमि की भयानक आवाजें, जैसी आप उम्मीद करते हैं जब कोई फोन पकड़े हुए हो। मुझे लगता है मैंने 5 बार हेलो कहा होगा, फिर उसने फोन काट दिया। मुझे लगा कि यह कोई हैलोवीन प्रैंक कॉल होगा, और क्या हो सकता था। मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया और अगले कुछ मिनट तक टीवी देखता रहा, फोन का जवाब देता रहा। फिर फोन दोबारा बजा। वही अनजान नंबर कॉलर आईडी पर दिख रहा था। मैं देखना चाहता था कि यह क्या माजरा है, तो मैंने फिर से उठाया। इस बार दूसरी तरफ से बहुत धीमी ठंडी सांसों की आवाज आई। ठीक है रोहन, मुझे पता है यह तू है, मैंने फोन में कहा। उन्होंने फोन काट दिया। अब तक मैं यह नहीं कहना चाहता था कि मैं डर गया था, लेकिन मैं निश्चित रूप से थोड़ा परेशान और असहज महसूस कर रहा था। काफी देर बाद फोन फिर से बजा। रात गहराती जा रही थी, अंधेरा बढ़ रहा था और डोरबेल कम होती जा रही थी। मैं फ्राइडे 13 की मूल फिल्म देख रहा था जब यह फिर से हुआ। फोन की वह घंटी अब बीमार करने वाली और डरावनी लग रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि यह कौन होगा, या शायद मुझे नहीं पता था। किसी कारण मैं फिर से झुक गया और फोन उठा लिया। एक बार फिर सन्नाटा।
सिवाय धीमी सांसों और फोन की हलचल के। लगभग आधे मिनट तक ऐसा ही चला। फिर आखिरकार उन्होंने एक बनावटी, गहरी, भयानक आवाज में कहा, मैं आज रात तुमसे मिलने आऊंगा। मुझे यह मजाक काफी हो गया था। मैंने उन्हें गाली दी और फोन काट दिया, खुद से वादा किया कि अब इसे नहीं उठाऊंगा। करीब आधे घंटे बाद अचानक घर की सारी बिजली कट गई। लाइटें बंद, टीवी बंद, पूरा अंधेरा। मैं डर से जमा हुआ खड़ा हो गया जब मुख्य दरवाजे से जोरदार और गुस्से भरी थपथपाहट की आवाज आई। मैं पूरी तरह टूट गया और लड़कियों की तरह चीखने लगा, लेकिन बाहर से कुछ हंसी की आवाज आई। मैंने वह हंसी पहचान ली। मैंने दरवाजा खोला और वहां रोहन खड़ा था। मैंने उसे गुस्से में सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया। तो ये वो बेवकूफ फोन कॉल्स तूने किए थे? मैंने पूछा। उसने हंसते हुए सिर हिलाया। फोन पर तू ऐसा नहीं लग रहा था। मुझे वह आवाज फिर से सुनाओ, मैंने कहा। वह भ्रमित दिखा। मैंने कुछ नहीं कहा बेवकूफ। मैंने बस कॉल किया और भारी सांसें ली। पहले तो मुझे लगा वह झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर मेरा दिल बैठ गया। मैंने उसे फ्यूज बॉक्स तक मेरे साथ चलने को कहा। जैसा मुझे डर था, उसे खोला गया था और सारे तार काट दिए गए थे। हम ओलंपिक चैंपियन से भी तेज घर में भागे। मैंने अपनी मां को फोन किया, जिसने हमें अंदर रहने और पुलिस का इंतजार करने को कहा, जिसे उसने फिर फोन किया। कॉल को पास के एक बार के बाहर पे फोन से ट्रेस किया गया। मुझे अभी भी सोचकर डर लगता है, क्या यह सिर्फ एक बेवकूफ़ी भरा हैलोवीन प्रैंक था जो हद से आगे बढ़ गया, या यह एक संभावित चोरी और पता नहीं क्या क्या होने की तैयारी थी? मैं कभी जानना नहीं चाहता। जब मैं छोटा था, मेरे दोस्तों और मैं हर साल ट्रिक ऑनर ट्रीटिंग के लिए जाते थे। एक खास साल जब हम घूम रहे थे, हम एक ऐसे शख्स के पास से गुजरे जो एक मुखौटा पहने, लालटेन लिए स्थिर खड़ा था। जैसे ही हम उसके पास से गुजरे, उसने अपना पूरा शरीर घुमाया और हमें अपनी ठंडी नजरों से पीछा किया। हम डर गए, लेकिन आसपास बहुत सारे लोग थे, तो हम अगले घर की ओर बढ़ गए। मेरे दोस्तों और मुझे वह शख्स बार बार दिखाई दिया, जैसे हम एक घर से दूसरे घर जाते थे और ऐसा लग रहा था कि वह हमारा पीछा कर रहा हो, एक भूतिया छाया की तरह। एक घर पर जब हमने उसे कुछ देर तक नहीं देखा था, हमने कैंडी ली और सड़क की ओर वापस मुड़ गए। वह नकाबपोश शख्स सड़क पर हमारा इंतजार कर रहा था। उसकी मौजूदगी खौफनाक थी। हम तुरंत वापस दरवाजे पर दस्तक देने गए और घर के मालिकों को इसके बारे में बताया। वह नकाबपोश शख्स सड़क पर आगे बढ़ गया और उस रात हमें फिर नहीं दिखा। बाद में परिवार के एक बड़े दोस्त ने बताया कि उसने एक नकाबपोश शख्स को पेड़ के पीछे छिपते देखा था, जो छोटे बच्चों को अपनी ओर बुला रहा था। वह तब पीछे हटा जब उसने पुलिस को बुलाने की धमकी दी। मैं अपने दोस्त अमन के साथ ट्रिक ऑनर ट्रीटिंग कर रहा था। हम दोनों तब 12 साल के थे। हम एक छोटे लकड़ी के पुल पर चल रहे थे, जो एक छोटी नदी के ऊपर था, जिसे लोग जैक विंकल नदी कहते हैं। तभी दूसरी तरफ एक काली जीप आकर रुक गई, जिसने हमारा रास्ता रोक दिया। हम मुड़े और तेजी से वापस भाग गए। हम उन बच्चों में से थे जो अजनबी खतरे के नियमों का पालन करते थे। हमें जीप की खिड़कियां नीचे होने की आवाज़ सुनाई दी और एक धूम्रपान करने वाले की कर्कश, डरावनी आवाज़ में एक आदमी ने हमें वापस आने को कहा। वह मदद मांग रहा था, दिशा पूछ रहा था। मैंने सॉरी चिल्लाया और हम तेजी से भागते रहे। जीप उस छोटे पुल पर नहीं आ सकती थी, तो उसने रास्ता बदला और दूसरी तरफ की सड़क पर चली गई। हमें लगा कि हम उस डरावने ड्राइवर से बच निकले थे। तभी एक एसयूवी कोने से तेजी से आई और सड़क पर हमारे सामने ब्रेक लगाकर रुक गई। ड्राइवर ने खिड़कियां हो नीचे की। अब वे हमारे बिल्कुल पास थे और हम देख सकते थे कि कार में 2 अन्य यात्री भी थे। पीछे की सीट पर एक बूढ़ा आदमी था, जिसके भूरे घुंघराले बाल और मूंछें थीं, और उसकी भी कर्कश धूम्रपान वाली आवाज थी। उसने हमें कार में बैठने को कहा कि उनके पास मुफ्त कैंडी के बैग हैं। जीप ने 3 बार यू टर्न लिया और जहां कहीं हम गए, हमारा पीछा किया। एक बार जीप आखिरकार हमसे आगे निकली, रुक गई और पिछले और आगे के दरवाजे खुल गए। 2 डरावने आदमी बाहर निकले और हमारी ओर झपट्टे। हमने अपनी कैंडी के बैग फेंके और सीधे मेरे घर की ओर भागे, जो अब नजर में था। हमने डोरबेल को कम से कम 20 बार बेताबी से बजाया।
हमें पीछा करने वाले बूढ़े लोग तेज नहीं भाग सकते थे, और जब उन्होंने हमें मेरे घर की ओर भागते देखा तो वे वापस मुड़ गए। मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला और हम चीखे और उस जीप की ओर इशारा किया जो दूसरी दिशा में जा रही थी। उसने हमें अंदर धकेला, दरवाज़ा लॉक किया और पुलिस को फ़ोन किया, जैसा कोई भी माँ करती। उसने काली जीप की रिपोर्ट की जिसमें 3 बूढ़े दिखने वाले कर्कश आवाज़ वाले लोग थे, और हमने जो भी विवरण दिए। मेरी माँ पूरी रात परेशान रही, इस बात से चिंतित कि अब उन्हें पता था कि हम कहाँ रहते हैं। मेरे पिताजी ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह शांत नहीं हुई। आखिरकार पुलिस ने एक सादी गाड़ी को 3 घंटे तक हमारे घर के सामने पहरे पर रखने के लिए सहमति दी। इससे माँ को थोड़ी राहत मिली, लेकिन हम सब तब और बेहतर महसूस करने लगे जब मेरे पिताजी ने हमें सुबह लाल और नीली रोशनी देखने के लिए जगाया। सादी पुलिस कार के बाहर एक एसयूवी और काली जीप को रोका गया था, और 3 लोग हथकड़ियों में थे। वही 3 बूढ़े डरावने लोग जिन्होंने मुझे और अमन को अगवा करने की कोशिश की थी। मेरे पिताजी बाहर गए और पुलिस से बात की, शायद यह पुष्टि करने के लिए कि ये वही लोग थे। मैं और अमन दरवाजे पर गए और उन लोगों का ध्यान खींचने के लिए चिल्लाए। उन्होंने देखा और हम दोनों ने उन्हें मिडिल फिंगर दिखाई। फिर माँ ने हमें अंदर खींच लिया, दरवाज़ा बंद किया और हमें सोने भेज दिया। ये हम दोनों की ज़िंदगी की सबसे बुरी रात से सबसे अच्छी रात बन गई। ये कहानी हैलोवीन की रात की है। मैं अपनी 8 साल की बेटी रिया को कुछ घंटों के लिए ट्रिक और ट्रीटिंग ले गया था। जब हम वापस आए, मैंने खाना बनाया, हमने साथ में टीवी देखा और फिर मैंने उसे सोने भेज दिया। उस रात मुझे बहुत थकान महसूस हो रही थी, तो मैंने ब्रश किया और जल्दी ही सोने चला गया। रिया कमरे में आई और बोली कि उसकी अलमारी में कोई है। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि उसकी अलमारी में कोई नहीं है और उसे मेरे साथ सोना पड़ेगा, लेकिन मैंने फिर से उसे यकीन दिलाया कि वह अपने कमरे में सुरक्षित है। वह अनमने ढंग से अपने कमरे में वापस गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने मन में नोट किया कि अगर वह फिर आई तो मैं उसे उसकी अलमारी तक ले जाऊंगा और दिखाऊंगा कि वहां कोई नहीं है। पक्का हुआ। 5 मिनट बाद वह फिर आई। मैंने पूछा कि उसे क्यों लगता है कि अलमारी में कोई है। उसने कहा कि उसने किसी के हिलने और सामान गिरने की आवाज़ सुनी। सच कहूं, जब उसने यह कहा तो मेरा दिल 1 सेकंड के लिए धड़कना बंद हो गया। मैं उसे उसके कमरे में ले गया और लाइट जलाई। मैंने मजाक में पूछा, क्या कोई वहां है? हम खड़े होकर सुनने लगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कुछ सुनाई देगा, लेकिन तभी अलमारी के अंदर से एक धम की आवाज़ आई। मैंने रिया पर चीख कर कहा कि वह पड़ोसियों के पास भागे और पुलिस को फ़ोन करे। जैसे ही उसने ऐसा किया, मैंने दरवाज़ा खोला और हैरान रह गया जब पड़ोसियों का बेटा रोहन मेरी बेटी के लेगो बॉक्स पर बैठा मिला। मैंने उसे उसकी शर्ट के कॉलर से पकड़ा और गुस्से में खींच कर उठाया। मैं उसे गुस्से में उसके माता पिता के घर ले गया जो बगल में था, और रिया को डोरबेल बजाते हुए पाया। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला, मैंने उसे अंदर धकेल दिया उसके पिता की ओर और सब कुछ समझाया। मैंने कहा कि मैं मुकदमा नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैंने उसे फिर से अपनी बेटी के पास देखा तो उन्हें पछतावा होगा। रोहन के पिता मार्क ने उसे थप्पड़ मारा, फिर मुझे अंदर आने को कहा ताकि रोहन खुद को समझा सके। मैं और रिया अंदर गए। पता चला, जब मैं रिया को ट्रिक और ट्रीटिंग ले गया था, वह अपने दोस्त दीपक के साथ हमारे घर में खुली खिड़की से घुस आया था और उसकी अलमारी में छिप गया था। मैंने पूछा कि क्या यह दीपक अभी भी मेरे घर में है? उसने हाँ कहा। मैंने रिया को मार्क के साथ रुकने को कहा और अपने घर की ओर भागा। जैसे ही मैं अंदर घुसा, वहां वह था, ये दीपक, रोहन से भी बदसूरत और संदिग्ध दिखने वाला। उसके हाथ में मेरी बेटी का अंडरवियर था। जो मैंने आगे किया वह पूरी तरह पिता के सुरक्षात्मक गुस्से में था। मैंने उस छोटे से गंदे लड़के का गला पकड़ा, उसे फर्श पर पटक दिया, 4 बार उसके चेहरे पर थप्पड़ मारे, फिर उसे अनमाने ढंग से उठने दिया और जाने दिया। मैंने पुलिस को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि मार्क से मेरी गहरी दोस्ती थी, लेकिन मैंने बहुत सख्ती से अपनी बात रखी कि अगर वे मेरी बेटी की ओर हाथ भी हिलाएंगे तो अगले दिन वे खबरों में होंगे। हम सोने चले गए। उस घटना के बाद मैंने रिया को मेरे साथ सोने दिया। वह बहुत डरी हुई थी।
अगली सुबह मुझे उसकी अलमारी के दरवाजे में एक छोटा सा ड्रिल छेद मिला। वे बीमार छोटे हरामी मेरी बेटी की जासूसी कर रहे थे जब वह सो रही थी, और साथ ही उसके अंडरवियर से खेल रहे थे। शायद आपको इस कहानी का डर तब तक समझ न आए जब तक आप माता पिता न बने, लेकिन कई दिन मैं सोचता हूं कि पुलिस को न बुलाकर मैंने गलती की। मैं अभी भी बुला सकता हूं, लेकिन तब से कुछ नहीं हुआ, और मुझे लगता है कि अब और परेशानी नहीं बढ़ानी चाहिए। रिया अब 13 साल की है और वह डरावना रोहन कॉलेज चला गया है। हम अभी अभी मिसिसॉगा ऑन्टेरियो में अपने बड़े नए घर में आए थे, एक इलाके में जिसे विंस्टन चर्चिल कहते हैं। यह हैलोवीन की रात थी। मेरे माता पिता, मेरी 4 बहनें, मेरा भाई और मैं अपने नए बेडरूम में सामान खोल रहे थे। हमने अभी खत्म किया था और एक दूसरे से अपनी पुरानी स्कूलों और दोस्तों को छोड़ने की बात कर रहे थे। मेरी माँ ने हमें घर के काम करने को बुलाया। मैं बहुत थक गया था क्योंकि रात के 11:30 रहे थे। ट्रिक ऑनर ट्रीटिंग का शोर बहुत पहले खत्म हो चुका था और अब हमें काम करना था। ऐसा लगा जैसे यह हमेशा चलेगा, लेकिन जब मैं खत्म हुआ तो मैं अपने बेडरूम में सोने चला गया। मुझे ऊपरी गलियारे में पैरों की आहट सुनाई दी। मुझे लगा कि यह मेरा भाई या बहन होगी, तो मैं उन्हें परेशान करने के लिए चिल्लाने उठा, लेकिन जहां तक मैं देख सकता था वहां कोई नहीं था। मैं बेसमेंट में दौड़ा, जहां मेरे माता पिता, बहन और भाई मेहनत से काम कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या वे ऊपर गए थे, और उन्होंने कहा नहीं। अब मैं सचमुच डर गया था, लेकिन मुझे विश्वास करना पड़ा कि यह मेरी कल्पना थी और इसे नजरअंदाज कर दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं अपने बिस्तर पर वापस गया, जो अब ठंडा हो चुका था। मुझे स्वेटर पहनना पड़ा। ये बहुत ठंडा था। आधी रात को करीब 12:30, जब सब सो चुके थे, मुझे एक जोरदार धमाके की आवाज का सुनाई दी, जो मेरे माता पिता के बेडरूम से आ रही थी। मुझे लगा कि शायद मेरा भाई या बहन पानी पीने के लिए उठे होंगे, लेकिन अकेले जाने से डर रहे होंगे। मैं गलत था। धमाके की आवाज बढ़ती गई, हर मिनट और तेज होती गई। मैं सो नहीं पा रहा था, तो मैंने जांच करने का फैसला किया। मैं गलियारे में गया और यकीन मानिए, वहां कोई नहीं था। जैसे ही मैं अंदर गया, धमाके रुक गए। मैंने दरवाजे की ओर एक पल देखा, फिर वापस सोने का फैसला किया। कुछ मिनट बाद धमाके फिर शुरू हो गए। अब मैं पूरी तरह ठंडा पड़ गया था। मेरी हड्डियां तक कांप रही थीं। मैंने फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर सका। यह मेरे लिए आम बात थी। मेरे कमरे का दरवाजा धीरे से खुला, जैसे कोई उसे हल्के से धक्का दे रहा हो, लेकिन अंधेरा इतना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। यह क्या कर रहा है? कौन है? मुझे सोने दो, मैंने चिल्लाया। बहुत हल्के कदम मेरे बिस्तर की ओर बढ़े। मुझे लगा कि यह मेरी बहन होगी, लेकिन जब कदम रुके तो मैंने करवट ली और अपने बिस्तर के पास एक 7 फीट लंबा आकृति देखा। मैं चीखना चाहता था, लेकिन गला सूख गया। मैं वहां असहाय पड़ा रहा, अनजाने डर में डूबा हुआ। उस आकृति ने कहा, बू! तब मैंने अपनी पूरी ताकत से चीख मारी और आंखें बंद कर लीं। मेरे माता पिता ने दरवाजा खोला और लाइट जलाई। वहां कोई नहीं था। मैंने सब कुछ रोते हुए बताया। मेरे भाई बहन दरवाजे पर खड़े मुझे देख रहे थे। मैंने माता पिता से पूछा कि क्या उन्होंने अपने दरवाजे पर धमाके सुने, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वे मुझे पागल समझे, लेकिन मैं जानता हूं कि वह सच था। उस रात को मैं कभी नहीं भूलूंगा। कुछ साल पहले हम 22 साल के थे। हम एक हॉन्टेड हाउस, स्केयर हाउस गए। यह एक भूल भुलैया थी, जहां बेसमेंट में चाबी ढूंढकर बाहर निकलना था। वहां अंधेरा था। मैं किसी से टकराया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने मेरा कंधा पकड़ा और मैं चीखता हुआ भागा। हमने चाबी ढूंढी और बाहर आए। बाहर एक लंबा नकाबपोश शख्स हमारा पीछा करने लगा। मेरे दोस्त के पिता ने उसे बंदूक से डराया। वह भाग गया। हॉन्टेड हाउस ने कहा कि उनका कोई कर्मचारी ऐसा नहीं था।